हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? बिल्कुल चलनी चाहिए, है ना। पढ़ाई लिखाई अच्छी चलनी चाहिए। तो मैं एक बात साझा करना चाहता हूं आपसे कि जैसा कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें आपको थोड़ा हेजी मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस कभी दिख रहा होगा, कभी कम। तो ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। दिक्कत हो रहा है। मैं अभी कोशिश करता हूँ, हमेशा से मेरा दिक्कत होता आ रहा है। फ़ोन का कैमरा कभी ये कभी वो, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो जो भी है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करें मेरे साथ। अगर आपको अच्छा से समझ में आ रहा है मेरा वीडियो तो थोड़ा सा एडजस्ट करें, वरना आपके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, मेरे से भी अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। और अगर मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करके आप देख सकते हो। दूसरी बात, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई आपको अगर कोई डाउट है, कोई भी डाउट है सम्स के रिगार्डिंग, जैसे कि पिछले वीडियो में पिछला वीडियो मतलब एक वीडियो में मेरा केमिकल इक्वेशन का एक वीडियो है, उसमें बच्चे ने सवाल पूछा तो मैंने देन एंड देन जवाब दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बच्चे ने सवाल किया, उसका डाउट मैंने क्लियर किया। तो आपको अगर कोई डाउट वैसा ही होता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कभी भी कभी भी कभी भी, ठीक है। और पॉसिबल होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे भी समझा सकता हूं, ठीक है। एकदम 10 से 15 मिनट लगेगा भाई। कोई भी टॉपिक, छोटा सा टॉपिक होगा मैं क्लियर कर दूंगा, बड़ा टॉपिक होगा मैं बोर्ड पे क्लियर कर दूंगा, उसमें लगेगा 35-40 मिनट। क्या ही दिक्कत है भाई, क्या ही दिक्कत है। तो वो ठीक है, आपको कहीं भी पूछना हो डाउट तो प्लीज डाउट क्लियर करना, ओके। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर 13 परिवर्तन स्थिरांक, क्वेश्चन नंबर 9। क्योंकि हमने 8 तक कर लिया है तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिख रखा है। और ऊपर से एक और बात कह दूं कि अभी मैंने पूरा सवाल बता दिया था, मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ लगाया माइक वाइक और मैं इधर चला आया, मुझे लगा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। पूरा सब कुछ बता देने के बाद में मुझे पता चला कि मैं जब ऑफ करने गया तब देख रहा हूँ वीडियो ऑन ही नहीं था। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होते रहती हैं, ठीक है। तो चले देखते हैं सवाल। बोला जा रहा है कि गोलक का आयतन गोलक के अर्धव्यास के त्रिघात के साथ सरल समानुपाती है। तो एक गोलक है, ठीक है। अगर मैं एक गोलक की बात करूं तो गोलक जो होता है भाई वो 3 डायमेंशनल होता है। क्या होता है भाई? 3 डायमेंशनल। मतलब जैसे क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ये सब क्या है? गोलक है ना। तो ये सब गोलक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? गोलक है तो ऑब्वियसली उसका आयतन होगा, उसका आयतन होगा। तो उसका आयतन क्या होगा भाई? उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हमें यहां से उससे कोई मतलब नहीं है। आगे क्या बोल रहा है? 1/1/2, 2 एवं 2/1/2 मीटर व्यास के 3 गोलकों को गलाकर एक नया गोलक बनाया। हुआ क्या? ये जो 3 गोलक लिए गए, तीनों गोलक का व्यास दिया हुआ है। एक का 3/2, एक का 2, एक का 5/2 मीटर व्यास। तीनों को गलाया गया, एक नया गोलक बनाया गया, है ना। नया गोलक बनाया गया। यदि गलाने से पहले वह बाद में आयतन एक ही रहता है तो नए गोलक का व्यास निकाले। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। देखो बोल रहा है कि 3 गोलक है, तीनों गोलक के आयतन को गलाया गया और एक नया गोलक बनाया गया। तो भाई बात मैं साफ साफ कहता हूं कि 3 गोलक है, 1 2 3, तीनों गोलक को गलाएंगे तो तीनों का आयतन मेल्ट होगा, तीनों का आयतन मेल्ट होकर एक नया आयतन बनेगा। तो आपको ये बात समझ जाना चाहिए कि इन तीनों का आयतन जो होगा वो नए वाले गोलक के आयतन के बराबर होगा। मैं क्या कह रहा हूं? इन तीनों के आयतन को जोड़ देंगे। मान लो एक का आयतन है 5, एक का आयतन है 6, एक का आयतन है 7 घन इकाई जो भी होगा। तो 5 6 7 कितना होगा? 7 6 5 18 घन इकाई। अब इन 18 घन इकाई जो आया है, ये 18 घन इकाई नया वाला जो गोलक का आयतन है उसके बराबर है। मतलब उसका आयतन भी 18 घन इकाई ही है। जैसे समझो बात को, हमने लिया 10 रुपए का नोट और 20 रुपए का नोट और 50 रुपए का नोट। कितना हुआ भाई टोटल मिला के? 80 रुपया। अब तीनों को मिला दिया, तीनों 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए,
ठीक है, हमारे पास है, हमने क्या किया, तीनों को एक पर्सन को दे दिया, एक पर्सन को दे दिया, तो पर्सन के पास टोटल कितना हो गया, 80 रुपया। और अब एक बात बताओ, वो तीनों नोट जब मेरे पास था तब भी मेरे पास भी 80 रुपया ही था, वो तीनों नोट उस पर्सन के पास गया तब भी 80 रुपया ही है। यानी कि आयतन गलाने से पहले तीनों का और आयतन गलाने के बाद बड़े वाले का बराबर है। यही बात इस बात स्टेटमेंट में कहा गया है। तो यहां पे हम लोग करेंगे क्या, सबसे और बड़े वाले गोलक का व्यास निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर गोलक का आयतन गोलक के अर्धव्यास के त्रिघात के साथ समानुपात में है, तो मान लेंगे, माना आयतन जो है वो है भी, आयतन कितना है भाई, भी मीटर, और जो त्रिज्या है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, वो है आर मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि भी जो है वो आर क्यूब के साथ समानुपाती है, सरल समानुपाती। तो इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, भी इज इक्वल टू के आर क्यूब। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या बताया आयतन का मैंने, भी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो 4/3 है ना, वही है के, वही है के। एकदम ध्यान से सुनना, कैसे, के क्या है, एक स्थिरांक है, के एक स्थिरांक है, 4 भी तो एक स्थिरांक है, 3 भी तो एक स्थिरांक है, स्थिरांक बट्टे स्थिरांक, स्थिरांक, पाई भी खुद एक स्थिरांक है, 22/7 खुद एक स्थिरांक है, मतलब के का वैल्यू यहां पर क्या है, 4/3 पाई, 4/3 पाई। ठीक है, अच्छा यहां पे प्रथम गोलक की बात कर ले, प्रथम गोलक, प्रथम गोलक, तो प्रथम गोलक का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 1/1/2, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई, त्रिज्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, तो 3/2/2 यानी कि हो जाएगा 3/4 मीटर। उसी तरह द्वितीय गोलक की बात करें, द्वितीय गोलक है ना, द्वितीय गोलक, ठीक है, द्वितीय गोलक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका व्यास दिया हुआ है 2, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका, इसका R1 मान लेंगे, इसका R2 मान लेंगे, 1 है ना, मतलब 2/2 मतलब 1। तृतीय गोलक, तृतीय गोलक, इसका व्यास, अच्छा इसका आयतन, इसका आयतन V1, तो V1 क्या हो जाएगा भाई, आयतन हम लोगों ने ये ले रखा है, तो K R1 का क्यूब मतलब 3/2, तो सॉरी 3/4 ना, हाँ 4, ठीक है, 3/4, तो V1 आयतन है, मान लेना, आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, आयतन लिख लेना, ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, तो 27 के बाई में 64 मीटर क्यूब। उसी तरह इसका आयतन की बात करें, देयरफॉर आयतन, यहाँ पे एक सेमी कॉलन दे देना, आयतन है ना, तो V2 ये कितना हो जाएगा, के 1 का क्यूब यानी कि के मीटर क्यूब, तो इसका, अच्छा इसका कितना जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 5/2, यानी कि इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई, त्रिज्या हो जाएगा 5/2/2, तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है, मीटर। तो इसका देयरफॉर आयतन कितना हो जाएगा, आयतन भी क्यूब 3, तो के आर क्यूब मतलब 5/4 का क्यूब, मतलब 5 का क्यूब 125 और 4 64, तो ये हो जाएगा 125 के बाई 64। अब क्या बोला था कि V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों को मिला देंगे और एक नया आयतन बनाएंगे। बना लो नया आयतन, तो मानेंगे, माना नए गोलक का आयतन ले लेते हैं भैया भी, आयतन ले लेते हैं कैपिटल भी, त्रिज्या ले लेते हैं कैपिटल आर। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम है ना, एटीपी, तो क्या लिखेंगे भाई, हाँ तो इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, आयतन क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू के आर क्यूब है ना, के आर क्यूब। तो ये आप नीचे लिख लेना, और अच्छा एक काम करो, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, इसका त्रिज्या मान लो, त्रिज्या बराबर आर मीटर, तो देयरफॉर आयतन बराबर V इक्वल टू के आर क्यूब लिख देना डायरेक्ट।
तो यहां से के आर क्यूब इज इक्वल टू नए वाले गोलक का आयतन बराबर है पुराने वाले गोलक के आयतन का। तो ये तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा 27K बाई 64 प्लस V2K प्लस V3 125 बाई 64। यहां से क्या करना है भाई, K कॉमन K लिख देना है और यहां से K कॉमन दिख रहा है, ले लेना है। अंदर में 64 एलसीएम ले लिया तो 64 से 64 27 प्लस 64 प्लस 125, 64 से 64 कैंसिल, तो ये K से K कैंसिल। अब आर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा भाई 7 4 12 और 7 4 12 5 12 5 सॉरी 7 4 11 5 16, ठीक है 16 और 3 और 6 9 और 2 11 1 1 1 2 216 बाई 64, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर क्यूब रूट, ये क्यूब है तो उधर जाके क्यूब रूट, तो 216 बाई 64 यानी कि 6 बाई 4 यानी कि 3 बाई 2 यानी कि 1 बाई 2 मीटर। तो आ गया रेडियस, है ना, रेडियस आ गया। हमको क्या बोला था, व्यास निकालने, तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर व्यास बराबर हो जाएगा 2r, तो 2 इंटू 3 बाई 2 से 2 कट गया 3 मीटर, इतना, ये है आंसर, ठीक है। ये रेडियस था, वो पर्टिकुलर आंसर है, तो इसको नोट कर लो। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है यदि a समानुपाती b समानुपाती c होने से दिखाएं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब b क्यूब प्लस b क्यूब c क्यूब प्लस c क्यूब a क्यूब प्रोपोर्शन abc ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। मतलब हमको इतना प्रोपोर्शन, इतना प्रूफ करना है, इतना कहने का मतलब ये है कि इतना बाई में इतना इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, स्थिरांक। अगर हम इसको पूरा x बोले और इसको अगर हम y बोले, तो कहने का मतलब ये हमको प्रूफ करना। तो ये कब प्रूफ होगा, ये प्रूफ होगा x बाई वाई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट मिल जाए हमको, x बाई वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाए, कांस्टेंट, प्रूफ हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, करते हैं स्टार्ट। देखो क्या करना है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। काफी बड़ा सवाल होने वाला है, इसलिए मैंने एक ही करवाने का ठाना है, एक एक करके मैं सब करवा दूंगा। चलो देखते हैं। तो सोल्यूशन सबसे पहले दिया हुआ है a इज इक्वल टू k1 b मान लेते हैं एंड b इज इक्वल टू k2 c मान लेते हैं, वेयर k1 एंड k2 नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया। वाह, b का वैल्यू क्या है भाई, ये k1 रहने दो, b का वैल्यू k2c है, बिठा दिया, यानी कि a का वैल्यू ये आ गया, b का वैल्यू भालू ये आ गया, क्या आ गया, k2c और k1 k2c। अब सिंस a क्यूब b क्यूब पॉजिटिव b क्यूब c क्यूब पॉजिटिव c क्यूब a क्यूब बाय abc ऑफ a क्यूब पॉजिटिव b क्यूब पॉजिटिव c क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना को सॉल्व करके हमको एक कांस्टेंट लाना है, इतना को सॉल्व करते जाएंगे और एक सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट लाना है। बहुत ही इजी सवाल है भाई, बहुत ही इजी सवाल है। करते हैं a क्यूब का वैल्यू, तो a क्यूब है, क्या है, a क्यूब मतलब a की जगह जो भी आएगा वो क्यूब में हो जाएगा। अच्छा ऐसा बात है, बिल्कुल ऐसा ही बात है। रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये हो जाएगा k1 k2 c का क्यूब, तो हम डायरेक्टली कर देते हैं ना, क्या उतना ब्रैकेट देना, डायरेक्टली कर दो, k क्यूब k2 क्यूब c क्यूब इंटू b क्यूब मतलब भाई k2 क्यूब c क्यूब प्लस b क्यूब मतलब k2 का क्यूब और c क्यूब इंटू c क्यूब प्लस c क्यूब इंटू a क्यूब मतलब k1 क्यूब k2 क्यूब और c क्यूब बाय abc, a मतलब k1 k2 c
बी मतलब K2C, C मतलब C, फिर से A1 A क्यूब, फिर से A क्यूब, यानी कि K1 का क्यूब, K2 का क्यूब, C का क्यूब, पॉजिटिव B का क्यूब, K2 क्यूब C क्यूब, पॉजिटिव C क्यूब। ठीक है, अब देखो भाई K1 क्यूब छोड़ दो, K2 क्यूब, K2 क्यूब, K2 6, पहले लिख देते हैं K1 क्यूब और K2 6, C क्यूब C6 प्लस K2 क्यूब रहने दो, C6 कर दो। ध्यान से यहां क्यूब 6 करते करते कहीं गड़बड़ ना हो जाए, प्लस C6 K1 क्यूब, K1 क्यूब, K2 क्यूब और C6 बाय, देखो K1 K1, K2 K2, K2 स्क्वायर, ठीक, C क्यूब। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, K1 का क्यूब, K2 का क्यूब, C क्यूब। अच्छा क्यों रहने देते हैं, क्यों रहने देंगे, हम नहीं रहने देंगे उसको ऐसे भाई, हम नहीं रहने देंगे, हम उसको अच्छा बनाएंगे। मेरा काम है लोगों को अच्छा बनाना, हम अच्छा बनाएंगे। C क्यूब कॉमन ले लेंगे, C क्यूब कॉमन बाहर आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, K1 क्यूब, K2 क्यूब प्लस K2 क्यूब, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, अब यहां से कॉमन C6 दिख गया पहले ही, K2 क्यूब, K2 6, यानी कि K2 कॉमन लेते वक्त क्या देखते हैं, मतलब लोएस्ट पावर देखेंगे, सबसे लोएस्ट पावर देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे तो K1 है, यहाँ K2 है, यहाँ पे K1 है, मतलब K1 तो कॉमन लेने से रहा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, आ जाएगा K2 क्यूब इंटू C6 कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा, ध्यान से देखना, K1 क्यूब, इससे तो क्यूब निकल गया, तो क्या बचा K2 क्यूब प्लस ये पूरा का पूरा पोर्शन बाहर है 1, प्लस ये बाहर आया और ये बाहर आया, K1 क्यूब बचा। चलो अब हम लोग आगे करते हैं। तो यहां से हो गया K1 K2 C6, सही लिया हो ना, K2 क्यूब C6 कॉमन आ गया, ये बचा और ये बचा, प्लस 1 बचा, प्लस यहाँ पे ये कॉमन आ गया, ये बचा। बट यहाँ नीचे में देखो कुछ अलग ही आ रहा है, है ना, यहाँ K2 आ रहा है, K2 क्यूब है, K2 क्यूब है, K1 क्यूब है, C6 है, C क्यूब, K1 K2 C, K1 K2 C, सही है। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा K1 क्यूब, K2 क्यूब प्लस 1 प्लस K2 क्यूब, तो C6 कट गया, क्या बचा भाई, K2 क्यूब। ठीक है, K1 क्यूब, K2 क्यूब प्लस 1 प्लस K1 क्यूब बाय K1 K2 स्क्वायर, K2 से K2 भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हट जाएगा और ये पूरा का पूरा ही हट जाएगा, नीचे 2 ठो तो ऊपर 3 ठो था, तो 2 ठो से ये 2 ठो कट गया, 1 ठो बचा ऊपर में। ठीक है, और अंदर में बचा K1 क्यूब, K2 क्यूब प्लस 1 प्लस K2 क्यूब। देखो ये पूरा का पूरा को कांस्टेंट मान लेते हैं, माना m, माना किसको मान लिया, इसको, यानी कि इसको ये जो आया है ये किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी कि देयरफॉर a क्यूब b क्यूब प्लस b क्यूब c क्यूब पॉजिटिव c क्यूब a क्यूब बाय a b c a क्यूब पॉजिटिव b क्यूब पॉजिटिव c क्यूब इज इक्वल टू m, इज इक्वल टू m। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, करके चला जाएगा उधर, a क्यूब b क्यूब पॉजिटिव b क्यूब c क्यूब पॉजिटिव c क्यूब a क्यूब इज इक्वल टू m,
है ना, ABC M ABC ABC और A क्यूब पॉजिटिव B क्यूब पॉजिटिव C क्यूब, ठीक है। अब इसको मैं हटा दूं, देयरफॉर हो जाएगा A क्यूब B क्यूब पॉजिटिव B क्यूब C क्यूब पॉजिटिव C क्यूब A क्यूब प्रोपोर्शन ABC A क्यूब B क्यूब प्लस C क्यूब। प्रूफ्ड। देखो तो आ गया ना, मतलब हमको क्या प्रूफ करना था, इतना बाई इतना इज इक्वल टू एक कांस्टेंट। यहां पे m क्या है, m क्या है, m जो है नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है भाई, नॉट इक्वल टू 0। जल्दी से इसको नोट कर लो, फट से एकदम नोट कर लो। कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, देन एंड देन पूछो, कमेंट करो, आपको जवाब मिलेगा। बढ़े अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या है भाई, 12 नंबर। 12 नंबर में सवाल क्या है, बोल रहा है x डेसीमीटर गहरे एक कुएं को खोदने हेतु कुल खर्च का एक भाग x के साथ सरल समानुपात एवं दूसरे भाग का x स्क्वायर के साथ सरल समानुपात। मतलब x डेसीमीटर गहरा कुआं खोदना है, गहराई का कुआं खोदना है, कुल खर्च पड़ेगा। तो कुल खर्च में दो पार्ट बनाया गया, एक x के साथ सरल समानुपात और एक x स्क्वायर के साथ सरल समानुपात। अच्छा, यदि 100 डेसीमीटर एवं 200 डेसीमीटर खोदने हेतु गहरा कुआं खोदना है, खोदने के लिए 5000 और 12000 का खर्च पड़ता है, तो 250 डेसीमीटर गहरा कुआं खोदने में कितना खर्च पड़ेगा। बहुत ही इजी सवाल है, ध्यान से देखना, ठीक है। सवाल क्या है भाई, पहले तो रिलेशन बता दिया गया है, फिर बोल रहा है 100 डेसीमीटर और 200 डेसीमीटर खोदने के लिए 5000 और 12000 का खर्च पड़ता है, तो 250 डेसीमीटर खोदने के लिए कितना खर्च पड़ेगा। तो करते हैं सवाल बिना देर के, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं मानक कुल खर्च, है ना, उसी को दो पार्ट में बांटना होगा। मानक कुल खर्च, ये कितना हो जाएगा, कुल खर्च ये हो जाएगा, मान लेते हैं हम लोग, कितना मान ले, R रुपीस मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, R रुपीस, R रुपया, R रुपया। तो R को दो पार्ट में बांटा गया है, R को सिंस R इज इक्वल टू दो पार्ट में बांटा गया है, मान लेते हैं ये है A और ये है B। अब A को x के साथ और B को x स्क्वायर के साथ सरल संबंध में रखा गया है। देखो पहले बोला गया कुल खर्च को दो भाग में बांटा गया, उसमें से एक भाग x के साथ सरल समानुपात है और दूसरा भाग x स्क्वायर के साथ सरल समानुपात में है। तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू k1x, यहाँ पे k1 क्या है भाई, नॉट इक्वल टू 0। यहां से सिमिलरली b इज इक्वल टू k2x स्क्वायर और k2 क्या है भाई, नॉट इक्वल टू 0। यहां तक कहानी हो गया। अब क्या बोल रहा है, 100 डेसीमीटर एवं 200 डेसीमीटर। तो देखो अब हम टोटल r का वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a k1x b k2x स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया अपने को, ठीक है, वैल्यू बिठा दिया। अब क्या है, 100 डेसीमीटर एवं 200 डेसीमीटर कुआं खोदने के लिए इतना इतना का खर्च पड़ता है। तो केस वन की बात करते हैं, केस 1 की बात करते हैं। x डेसीमीटर, x मतलब जो गहराई है वो एक बार 100 है और एक बार 250 है, तो केस 1 में 100 लेंगे तो उसका खर्च 5000। तो केस 1 में खर्च जो है 5000 है ना, 1 2 3, और गहराई मतलब x है यहां पर कितना भाई, 100, कितना है भाई, 100 डेसीमीटर। तो इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 1। तो फ्रॉम 1 है ना, फ्रॉम 1 क्या लिखेंगे, 5000 इक्वल टू k1 और 100 प्लस k2, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर लिखना होगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 5000, ठीक है, और 100k1 प्लस 1 2 3 4 k2, ठीक है। यहां से 5000 जो है ना, यहां से 100 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, 100 कॉमन ले लिया तो k1 प्लस 100 बाहर आ गया k2, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि यहां से k1 प्लस 100 k2 इज इक्वल टू 50, ये 2 आ गया, ठीक है। अगेन केस 2। अच्छा अगर मैं बात करूं भाई, अगर मैं बात करूं k1 का वैल्यू कितना होगा, तभी तो हम लोग 250 के लिए निकाल पाएंगे। तो यहां से k1 निकाल लें क्या,
नहीं नहीं, K1 निकाल सकते हैं, हाँ K1 निकाल लेते हैं। तो K1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन माइनस 100 K2, ठीक है 50 माइनस 100 K2। अब केस 2 भाई बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ध्यान देना। तो केस 2, अब R का वैल्यू कितना हो जा रहा है 12,000। अब R का वैल्यू 12,000, X का वैल्यू अब हो जा रहा है 200। कितना हो जा रहा है 200। तो ये हो जाएगा 12,000 इज इक्वल टू K1 200 है ना, प्लस K2 और 200 का स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 12,000 तो अरे फिर से फोन आ रहा है, ठीक है। तो 12,000 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 200 K1 प्लस 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 0, 1 2 3 4 K2, ठीक है। फिर से यहां से 200 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 12,000 K1 प्लस 200 K2, ये पूरा 6,000 नहीं 60, कितना होगा 60 है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से ये 120 60 बार में कटा। देयरफॉर K1 प्लस 200 K2 इज इक्वल टू 60। तो K1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 माइनस 200 K2, ये 3। मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो भाई यहां पर इसको हम लोग 2 ना बोलकर इसको बोल देते हैं। यहां पर K1 का वैल्यू 50 माइनस 100 K2 है, K1 का वैल्यू 60 माइनस 200 K2 है, यानी कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई इक्वल। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल। ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड इक्वल, बस। तो फ्रॉम 2 and 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 100 K, 50 माइनस 100 K2 इज इक्वल टू 60 माइनस 200 K2। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, है ना। तो माइनस 100 K2 प्लस 200 K2 इज इक्वल टू 60 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 100 K2 इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 0 से 0, तो K2 इज इक्वल टू 1/10 आया। K2 इज इक्वल टू कितना आया भाई 1/10। अब K2 का वैल्यू मिल गया, अब K1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो K1 का वैल्यू किसी में भी रख देते हैं ना, देयर K2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ K2 इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा भाई K1 इज इक्वल टू 60 माइनस 200 इंटू 1/10, 0 से 0 कट गया, 60 माइनस 20 40, K1 भी आ गया, K2 भी आ गया। अब केस 3 लड़ेंगे। मैंने क्या बोला था, बस भाई तुमको क्या करना है ना, एक एक केस बनाना है, इस बात को आप समझ गए होंगे, तो फिर ये तो आसान है आपके लिए, बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही क्या है इजी है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया केस 3। अब केस 3 में R का वैल्यू तो निकालना है, खर्च पड़ेगा, R का वैल्यू निकालना है ना, और X दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई 250 डेसीमीटर। तो इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, तो R इज इक्वल टू K1 कितना 40, ठीक है, X कितना 250 प्लस K2 कितना 1/10 और x स्क्वायर मतलब 250 का स्क्वायर, ठीक है। मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं ताकि इजी हो, ठीक है। कट गया तो 25 चौके 100, ठीक है, 2 जीरो और बैठा दो, प्लस 25 इंटू 25 625, ठीक है, और एक जीरो बिठा दो, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार
10,000 और ये 6,000, तो आंसर कितना होगा 16,250 रुपया। कितना आएगा भाई 16,250 रुपया आंसर आ गया ना। कितना इजी था, सिर्फ आपको कहां ध्यान देना था इस वाले पोर्शन पे। उसके बाद तो मैंने आपको इजी एकदम इजी स्टेप में समझाया ही है कि केस 1 केस 2 केस 3। केस 3 या आपको 2 केस वाले सम्स दिया हो या 3 या 4, लास्ट वाला केस निकालने से पहले आपको कांस्टेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। लास्ट वाला केस का वैल्यू निकालने से पहले आपको कांस्टेंट्स, जितने कांस्टेंट्स हैं सबके वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। समझ में आया? ये बात ध्यान में रखना। फट से उतार लो, बढ़ते हैं सम्स नंबर 13 14 जो भी होगा देख लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई? बोल रहा है कि 13 और 14 मैंने स्किप कर दिया, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। मैंने थोड़ा सा करवाया भी था, पार्ट 2 या 3 जो भी पार्ट है ये, इसके पीछे वाले में सवाल में मैंने करवाया हुआ है, आप वहां पे देखना, उसके पीछे का पीछे सॉरी, तो उसमें करवाया हुआ, आप समझ जाओगे। ठीक है, गोलक का आयतन उसके अर्धव्यास के त्रिघात के साथ सरल समानुपात है। गोलक का आयतन हमेशा अपने त्रिज्या के साथ, गोलक का आयतन हमेशा अपने त्रिज्या के साथ सरल संबंध में रहता है, हमेशा। ठीक है, आपने देखा भी था, है ना? क्या देखा था? v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ये कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? v प्रोपोर्शन टू r क्यूब, है ना? तो ये बात याद रखना, हमेशा वैसे ही होता है। एवं गोलक के पृष्ठ तल के क्षेत्रफल उसके त्रिज्या के वर्ग के साथ सरल समानुपात है। वाह! तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में लिखता हूं स्टेटमेंट, आप लोग लिख लेना, v प्रोपोर्शन r क्यूब एंड गोलक के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल यानी कि s प्रोपोर्शन r स्क्वायर। ठीक है, देखो, अच्छा s क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट, ये हटेगा r स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है प्रमाणित करें कि गोलक के आयतन का वर्ग, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर प्रमाणित करेंगे। v इज इक्वल टू k1r क्यूब और s इज इक्वल टू k2r क्यूब, जहां पर k1 एंड k2 जो है वो क्या हो गए? नॉट इक्वल टू 0 हो गए। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, है ना? टू प्रूफ, तो ये क्या हो जाएगा भाई? s का क्यूब, है ना, पृष्ठतल का क्षेत्रफल का घन के साथ सरल समानुपात है। तो v का स्क्वायर, देखो गोलक के आयतन का वर्ग, गोलक के आयतन का वर्ग उसके पृष्ठतल के क्षेत्रफल के घन के साथ सरल समानुपात में है। ये हमको प्रूफ करना है, यानी कि हमको ये प्रूफ करना है कि v स्क्वायर बाई s क्यूब जो है वो इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए? कांस्टेंट। बस हो गया प्रूफ। तो v स्क्वायर, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k1 r क्यूब का होल स्क्वायर बाई s क्यूब क्या हो जाएगा? k2 r स्क्वायर का होल क्यूब। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं k1 का स्क्वायर r6 बाई k2 का क्यूब r6 कट गया, यानी कि k इतना को हम लोग क्या करते हैं? m मान लेते हैं। ठीक है, जहां पर m इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, देयरफॉर v स्क्वायर बाई s क्यूब इज इक्वल टू m, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ms क्यूब, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये हटा देते हैं कांस्टेंट, s क्यूब, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, चलो तो ये प्रूफ हो गया। अब उतार लो इसको, फट से पॉज कर लो वीडियो, उतार लिया। चलो अब सुनो, आज का सवाल बस यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं 16 और 17। 16-17 के साथ साथ मैं PYQs भी करवाऊंगा उसी वीडियो में, PYQs और 16-17 उसी में करवा दूंगा और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने जो 2 चैप्टर आपको छोड़ा है, ठीक है, 13 और 14, वो आप कर लेना। अगर नहीं होता है तो आप प्लीज बता देना, नहीं हुआ तो मैं उसको भी अगले वीडियो में कवर अप करने की कोशिश जरूर करूंगा, वरना आपको सेपरेटली जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगा। सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूंगा हर हाल में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहें और कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। थैंक यू।